हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव का लेक्चर नंबर 15। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एयर वाइब्रेशंस देखे थे ऑर्गन पाइप्स में, ओपन ऑर्गन पाइप्स और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, और एंड करेक्शन के बारे में भी ध्यान दिया था। तो इस सेशन में, इस लेक्चर में अपन लोग इनके जो क्वेश्चंस थे उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस थोड़ी सी एडवांस लेवल तक करेंगे और कुंड ट्यूब के बारे में भी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल बेटा कुछ इस टाइप से कि अपने पास में दो ऑर्गन पाइप है, एक ओपन ऑर्गन पाइप है और दूसरा क्लोज्ड है। ओपन ऑर्गन पाइप मीन्स है कि दोनों एंड पर ओपन, और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब बेटा होता है कि एक एंड पर क्लोज्ड होगा। ठीक है, इन दोनों में देखा जाए तो इसमें यह कहा गया कि ओपन ऑर्गन पाइप में एयर भरी हुई है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में, ओपन ऑर्गन पाइप में एयर है और क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों को फर्स्ट हार्मोनिक यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पर एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट कराया गया, और इनमें जो एयर की स्पीड है इस वाले में 300 मीटर पर सेकेंड, और कार्बन डाइऑक्साइड में एयर की जो साउंड की जो स्पीड है वो 264 मीटर पर सेकेंड है। हमें फाइंड आउट करनी लेंथ ऑफ द बोथ पाइप्स, फाइंड करनी है, फाइंड लेंथ ऑफ द बोथ पाइप्स, दोनों पाइप्स की लेंथ फाइंड आउट करनी है। चलो निकालते हैं, क्या होगी ध्यान देते बेटा। अब होगा क्या, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो बेटा ये पता था कि जो ओपन एंड होता है, ओपन एंड पर हमेशा एंटी नोड्स बना करते हैं। तो जब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात आएगी तो ओपन एंड पर यहां पर तो बनेगा एंटी नोड, दोनों ओपन एंड पर, और बीच में बन जाएगा नोड। तो इधर एंटी नोड, इधर एंटी नोड, और इधर बन गया नोड। अब अगर अपन लोग यहाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी अगर कैलकुलेट करनी तो वो तो बी अपॉन में वेवलेंथ होती, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन में वेवलेंथ लैम्डा। अब अगर मैं वेवलेंथ की बात करूं तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर वेवलेंथ निकालना बहुत ही आसान है। इसकी लेंथ मैंने लेट कर ली L1 है और इसमें वेवलेंथ मैंने लेट कर ली लैम्डा 1 है। तो एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की तो डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती थी। तो यहाँ पर जो L1 होगा, क्या मैं L1 की जगह लैम्डा 1 बाई 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल क्लियर बात है। सो लैम्डा 1 की तो वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ L1, यानी इस लैम्डा 1 की जगह हम लोग लिखेंगे, इस लैम्डा 1 की जगह लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ L1। ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब इसे अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे, सो फ्रीक्वेंसी तो है 500 हर्ट्ज इक्वल टू स्पीड इन एयर इज 300 अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L1, एंड L1 इज व्हाट, L1 तो दे रखी है बेटा, वो तो कैलकुलेट करना। सो लेंथ L1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10। सो L1 आ गया अपने पास में 3 अपॉन में 10, यानी कि 0.3 मीटर, मीन्स 30 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट हमें इस पाइप की भी लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो मैंने लेट कर ली, इस पाइप की लेंथ है L2। अब इसमें बेटा ध्यान देना, इसमें क्या दे रखा है, एक एंड क्लोज है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो ओपन एंड पर तो एंटी नोड बनेंगे, लेकिन क्लोज्ड एंड पर मेरे बच्चे नोड बन जाएगा। तो यहां पर बन गया नोड, और अगर यहां पर नोड बन गया है तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर पता है कि एंटी नोड से नोड तक की जो डिस्टेंस होती है वो तो लैम्डा बाई 4 होती है। तो मैंने मान ली इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है। सो L2 इक्वल टू होना चाहिए लैम्डा 2 बाई 4। तो लैम्डा 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा 2 की वैल्यू तो आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ L2। ये तो आ गया लैम्डा 2। अब यहां तक अगर अपन को लैम्डा 2 की वैल्यू पता लग गई तो क्या होगा, तो अब कैलकुलेट करते हैं। तो लैम्डा 2 आ गया 4 टाइम्स ऑफ L2। आगे देखते हैं बेटा क्या होगा। देन फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल इक्वल टू होगा स्पीड इन गैस, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन में वेवलेंथ लैम्डा 2। सो फ्रीक्वेंसी तो पता है, सेम फ्रीक्वेंसी थी, एक ही ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट कर रहे थे, वो तो 500 हो गई। स्पीड ऑफ द गैस इन कार्बन डाइऑक्साइड इज 264 अपॉन में लैम्डा 2 की वैल्यू होगी 4 टाइम्स ऑफ L2। तो बेटा यहां से L2 आ जाएगा 264
अपॉन में 4 इंटू 500 दैट इज 2000। इससे अगर डिवाइड करोगे तो बनेगा 0.264 अपॉन में 2, और इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 0.132 मीटर। ये भी आ गया। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ध्यान देते हैं। तो नेक्स्ट अगर देखें तो एक और न्यूमेरिकल है कुछ इस टाइप का ही, कि कोई दो पाइप है, एक लेट से एक अपने पास में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा कैसा है बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप। दो पाइप है अपने पास में, एक क्या है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और दूसरा है ओपन ऑर्गन पाइप। और इसमें यह बोला गया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ये गिवन है। गिवन क्या है बेटा, दो पाइप है कोई, मान लो एक ये है अपने पास में पाइप, ये पाइप है बेटा क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ये है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और दूसरा एक कोई पाइप दे रखा है ऐसा, ये वाला जो पाइप है बेटा वो तो ओपन ऑर्गन पाइप है। ये वाला पाइप हो गया अपना ओपन ऑर्गन पाइप, एक एंड पर ये ओपन है। इन्होंने ये बोल दिया है, गिवन जो है वो गिवन ये है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, गिवन है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ closed organ pipe is equal to the first overtone frequency of, is equal to the first overtone frequency of ओपन ऑर्गन पाइप। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी है ओपन ऑर्गन पाइप की। चल तो अपन को कैलकुलेट बेटा क्या करनी, इसमें हमें ये गिवन है कि लेंथ ऑफ द ओपन पाइप है 60 सेंटीमीटर। ये जो ओपन पाइप है इसकी लेंथ गिवन है 60 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने मान ली क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की लेंथ है L2 एंड हमें L2 की तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्या, चलो देखते हैं बेटा, ध्यान देना जरा। अगर मैं बात करता हूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की, तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो इस तरीके से निकालेंगे बेटा। यहां पर ऐसे ये मैंने बना दिया। भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में क्या होना चाहिए, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में जो फ्री एंड है वहां पर बनेगा एंटी नोट, और जो क्लोज्ड एंड है वहां पर बनेगा हमेशा नोट। हमेशा ही बनता था, ये बात तो क्लियर थी, पता था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बात करते हैं यहां पर स्पीड की साउंड। अब यहां तो एयर है, दोनों में मीडियम सेम है। अगर मीडियम सेम है तो स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी। और स्पीड अगर सेम होगी तो मैं कहूंगा बी क्लोज्ड इक्वल टू बी ओपन, दोनों में स्पीड सेम हो गई। अच्छा स्पीड होती फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये बात तो क्लियर है। स्पीड क्या होती है बेटा, स्पीड होती फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। अब यहां की अगर बात करेंगे फ्रीक्वेंसी की, तो इन्होंने ये कहा है कि इधर जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी फंडामेंटल सॉरी स्पीड तो सेम होगी अपन लोग बात करेंगे यहाँ पर। स्पीड तो दोनों की सेम होगी, भाई क्लोज्ड की और ओपन की स्पीड सेम होगी, और मैं लेट से कर ले रहा हूं ये बी है। अब इन्होंने ये बोला है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। ध्यान देना जरा, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसकी फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है। तो मैंने कहा कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप। अब देखना बेटा, ओपन ऑर्गन पाइप में फर्स्ट ओवरटोन का मतलब है सेकंड हार्मोनिक। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हुआ, सेकंड हार्मोनिक। अगर मान लो फर्स्ट हार्मोनिक बनता तो क्या होता, यहां पर नोट और यहां पर भी नोट, ये तो फर्स्ट हार्मोनिक था, वो एंटी नोट। लेकिन सेकंड हार्मोनिक में एक लूप अंदर बन जाया करता था। ये बात मेरे बच्चे बहुत अच्छे से जानते थे। इस तरीके से ये बना था अपने पास में सेकंड हार्मोनिक, या इसे फर्स्ट ओवरटोन कहते थे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी दोनों सेम है, इनका ये दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है।
अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फ्रीक्वेंसी को तो अपन लोग वेवलेंथ के टर्म में निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इनटू क्या होता है, स्पीड इनटू वेवलेंथ। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी की जगह यहाँ वाली स्पीड ओपन ऑर्गन पाइप की और ओपन ऑर्गन पाइप की वेवलेंथ लैम्डा नॉट। ऐसे ही वो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वेवलेंथ लैम्डा नॉट। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, सॉरी क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की स्पीड अपॉन में क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वेवलेंथ इक्वल टू ओपन ऑर्गन पाइप की फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी यानी स्पीड ऑफ ओपन अपॉन में वेवलेंथ। यहां पर फर्स्ट ऑर्गन पाइप की मैंने लेट से लैम्डा मान ली। ध्यान देना बेटा इस चीज को। अब अगर यहां की वेवलेंथ की बात की जाए तो इधर एंटी नोड से नोड तक के बीच की डिस्टेंस तो है लैम्डा बाई 4 यानी लैम्डा सी बाई 4 क्लोज्ड पाइप में। वो किसके इक्वल होगी बेटा, L2 के इक्वल होगी। तो लैम्डा सी की तो वैल्यू आ गई 4 टाइम्स ऑफ L2। ये बात भी क्लियर है। ऐसे ही अगर इधर की बात की जाए बेटा इस तरफ, तो इधर अगर अपन लोग निकाले यानी वेवलेंथ, तो ध्यान देना बेटा यहां पर बना क्या, यहां पर क्या बना, यहां पर बना, मेरे बच्चे कहेंगे सर इधर तो एंटी नोड है, यहां पर तो नोड है, फिर एक एंटी नोड है, फिर एक नोड है एंड अगेन एक एंटी नोड है। तो नोड से नोड तक की डिस्टेंस ये वाली यहां से यहां तक की, ये तो बेटा लैम्डा 2 थी। एंटी नोड से नोड तक की डिस्टेंस बच्चे कहेंगे सर ये तो लैम्डा बाई 4 थी, और फिर नोड से एंटी नोड तक की लैम्डा बाई 4। यानी ये जो टोटल लेंथ है, ये टोटल लेंथ अपन लोग लिख सकते हैं कितनी, लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4। मैंने लिखा लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 एंड कितनी है, बच्चे कहेंगे सर ये तो सामने लिखा हो 60 सेंटीमीटर है, तो ये तो हो गई 60 सेंटीमीटर। सो लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 4 लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा। सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ गई 60 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यू उठा करके आप पुट कर देंगे तो बन जाएगा अपने पास में, देखो स्पीड दोनों की सेम, ओपन एंड और क्लोज टाइम की वी के इक्वल, कैंसिल आउट कर दें। सो लैम्डा सी इक्वल टू आ गया अपने पास में लैम्डा, एंड लैम्डा सी इज व्हाट 4 टाइम्स ऑफ L2 इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू 60। सो L2 की वैल्यू तो आ गई 15 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल से बच्चों ये बात भी क्लियर हो गई। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, ध्यान दो बेटा। अब न्यूमेरिकल कुछ इस टाइप का है, ध्यान देते हैं। नेक्स्ट इज नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से बच्चों ने। नेक्स्ट दिया है कि एक कोई पाइप है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर। ये कोई पाइप है, ऐसे कोई पाइप है, इस पाइप की लेंथ है 1.5 मीटर और ये एक एंड पर क्लोज्ड है। ये न्यूमेरिकल बोला गया कि ये एक एंड पर क्लोज्ड है, यानी कि ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, ऐसे एक एंड पर क्लोज्ड है। फिर ये बोला गया कि ये किसी गैस से भरा हुआ है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसी ट्यूनिंग फॉर्क से वो रेजोनेंस कर रही है। सेम लेंथ का एक पाइप है जो दोनों एंड पर ओपन है, जिसमें एयर भरी हुई है और उसी ट्यूनिंग फॉर्क से वो रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, ऐसा दे रखा। इन्होंने बोला, सॉरी, इन्होंने ये बोला कि कोई एक ऐसे पाइप है, ऐसा एक पाइप है ये, जो एक एंड पर क्लोज्ड है, जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर और ये किसी एक ट्यूनिंग फॉर्क से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ में रेजोनेंस प्रोड्यूस कर रहा है, किसी ट्यूनिंग फॉर्क से। ऐसे ही कोई दूसरा पाइप है जो दोनों एंड पर ओपन है, वो भी सेम ट्यूनिंग फॉर्क से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी फंडामेंटल प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा वाला भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है। एक जो अपने पास में क्लोज्ड पाइप है उसमें गैस भरी हुई है कोई, और इसमें एयर कुछ इस तरीके से गिवन है। ठीक है, दूसरा ये बोला गया है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड
एट 0 डिग्री सेल्सियस इन द गैस हमें कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट क्या करनी, इस गैस में कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस इन गैस। गैस के अंदर हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। दिया क्या है बेटा, इसमें गिवन ये है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, ये गिवन है। और वो कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 360 मीटर पर सेकेंड। गिवन है, गिवन, इधर लिख देता हूं, गिवन वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड at 30 degree Celsius is 360 मीटर पर सेकेंड। 30 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की वेलोसिटी बेटा दे रखी है, कितनी है वो, 360 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं, ध्यान देते हैं बेटा। अब ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से सारे रेजोनेट कर रहे हैं। प्लान क्या होना चाहिए, गैस वो वेलोसिटी ऑफ साउंड ये मुझे निकालनी किसमें, गैस में, एयर में दे रखी वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 30 डिग्री सेल्सियस इन एयर इज 360 मीटर पर सेकेंड। एयर में दे रखी है इतनी कि 360 मीटर पर सेकेंड है। हमें 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस पे फाइंड आउट करनी है। एयर में 30 डिग्री सेल्सियस दे रखी है। तो एक काम ना कर ले, मैं एक काम कर लेता हूं, मैं अगर गैस में 30 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी निकाल ले जाऊं तो काम बन जाएगा। फिर मैं टेम्परेचर वाला, देखो क्या प्लान होना चाहिए, मुझे 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें वेलोसिटी पता है। अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर इसमें भी वेलोसिटी निकाल लूं, यानी सेम टेम्परेचर पर, फिर इस वेलोसिटी और इस वेलोसिटी को अगर डिवाइड करूं तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होती है। तो यानी v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 अपॉन t2। टेम्परेचर दोनों गिवन होंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले जाएंगे एट 0 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले तो दोनों आर्गन पाइप में अपन लोग टेम्परेचर सेम देख करके, टेम्परेचर कितना, यहां पर भी अगर मैं मानूं 30 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी गिवन है, तो इधर भी मैं 30 डिग्री सेल्सियस पर ही वेलोसिटी कैलकुलेट कर ले जाऊं, काम बन जाएगा। ठीक है, दोनों सेम टेम्परेचर निकालते हैं भाई। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की दे रखी, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दोनों की दे रखी है, दोनों की लेंथ तो सेम है, तो क्या काम करेंगे बेटा, यहां से यहां तक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में देखो, इधर फ्री एंड पर तो एंटी नोड बनेगा और क्लोज्ड एंड पर तो नोड बनेगा। ऐसे इसमें क्या होगा बेटा, फ्री एंड पर एंटी नोड और क्लोज्ड एंड पर तो नोड, फ्री एंड पर एंटी नोड एंड क्लोज्ड एंड पर तो नोड बन जाएगा। दोनों की लेंथ सेम होंगी बेटा, लेंथ सेम होगी, फ्रीक्वेंसी तो दोनों की सेम है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इन एयर, दोनों बराबर है। फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होती है, स्पीड अपॉन में वेवलेंथ। तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस अपॉन में वेवलेंथ, λ1 मैंने लिख दिया। ऐसे ही स्पीड ऑफ साउंड इन एयर अपॉन में वेवलेंथ, λ2। ये सारा काम मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूं। ये जो सारा काम हो रहा है बेटा, वो तो 30 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। चलो निकालते हैं, ध्यान देते हैं बेटा। तो गैस में स्पीड कितनी होगी, वही हमें कैलकुलेट करनी है एट 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो सो स्पीड इन गैस इक्वल टू आ जाएगा स्पीड इन एयर इनटू λ2 बाई λ1, ये बन गया। अब स्पीड इन गैस अगर अपन लोग देखें तो क्या होगी, ध्यान दो। सो स्पीड इन गैस इक्वल टू स्पीड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 360 मीटर पर सेकेंड इंटू λ2 अपॉन λ1। ध्यान देना बेटा, यहां पर अगर अपन लोग बात करें λ2 की, ये λ1 ये λ2 भाई, एयर में कितनी है λ2 एंड गैस में कितनी है λ1। सो इधर जो वेवलेंथ होगी वो तो λ1/4, यानी कि एंटी नोड से नोड तक की डिस्टेंस λ1/4, और वो किसके इक्वल है 1.5।
सो लैम्डा 1 की वैल्यू तो आ गई 6 मीटर। ऐसे ही अगर अपन लोग लैम्डा 2 निकालने में कामयाब हो जा रहे हैं ना बेटा, तो काम बन जाएगा, हम निकाल लेते हैं यार, कोई बड़ी बात नहीं है। एंटी नोड से एंटी नोड के बीच की तो डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 होती थी, तो यहाँ वेवलेंथ मैंने लेट की लैम्डा 2, सो लैम्डा 2 बाई 2 इक्वल टू इनके बीच की डिस्टेंस यानी 1.5, सो लैम्डा 2 की तो वैल्यू आ गई 3 मीटर। दोनों वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे, तो लैम्डा 2 है 3, लैम्डा 1 की वैल्यू बेटा कितनी दे रखी है, लैम्डा 1 की वैल्यू तो दे रखी है मेरे बच्चे 6 मीटर। इससे इसे डिवाइड किया 1/2, 2 से इसे कैंसिल आउट करेंगे यानी 180 मीटर पर सेकेंड। अभी ये आंसर नहीं है, ये तो स्पीड गैस की आई है एट 30 डिग्री सेल्सियस। हमें स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालनी। तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर अगर एक ही ऑर्गन पाइप में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो उनकी जो स्पीड होती थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती थी। ये बात हम लोग लाप्लास के करेक्शन से सीख चुके थे। तो अगर v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t है तो हम लोग लिख सकते हैं स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन स्पीड एट 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ t1 अपॉन में t2। So speed at 0 degree Celsius equal to speed at 30 degree Celsius into under root of T1 upon में T2। अब क्या होगा बेटा, ध्यान देते हैं, इधर लिख देता हूं। So यहां पर अगर देखें तो स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस निकालनी, स्पीड एट 30 डिग्री सेल्सियस हम लोग गैस की निकाल चुके हैं और वो आई थी बेटा मेरे ख्याल से 180 मीटर पर सेकेंड इनटू टेम्परेचर इज व्हाट, T1 एंड T2। T1 है 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन। 30 डिग्री सेल्सियस पर कितना हो जाएगा 273 प्लस 30 यानी 303। इसे बेटा अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू आ जाएगी 683.3 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इतनी बात बच्चों को समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर बात करते हैं, अच्छा सा न्यूमेरिकल है, ध्यान देते हैं बेटा किस टाइप से समझो। इस बार में न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि दो डायफ्राम है ए और बी। एक कोई ऐसे पाइप है, ये इस पाइप की लेंथ है 1 मीटर, ऐसे ये पाइप है, इस पाइप की लेंथ है 1 मीटर। इसमें यहां पर एक डायफ्राम है और एक यहां पर डायफ्राम है। इस डायफ्राम को नाम दिया गया बेटा ए और इसको नाम दिया गया बी। इसके बीच में, बिल्कुल बीच में एक डायफ्राम से पार्टीशन किया गया और वो है सी। ये 3 डायफ्राम हो गए, ए बी और सी। जो पोर्शन ए सी है, जो पोर्शन बेटा ए सी है उसमें हाइड्रोजन है, पोर्शन ए सी में हाइड्रोजन गैस है और पोर्शन बी सी में ऑक्सीजन गैस है। इस तरीके से दे रखा है। उसके बाद बोला गया कि ए और बी को सेट किया गया सेम वाइब्रेशन से। तो द डायफ्राम्स A and B, the diaphragms A and B set into vibrations of same frequency, set into vibrations of same frequency। इन सबको सेम फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन में सेट किया गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इस तरीके से सेट किया गया कि डायफ्राम सी पर नोड है, डायफ्राम सी पर बेटा क्या है, नोड है, ठीक है। तो हमें फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फाइंड करनी व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी
व्हाट इज द मिनिमम frequency of these vibrations what is the minimum frequency of these vibrations for which diaphragm C is unknown. मिनिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है जिसके लिए डायफ्राम सी क्या है, नोड है। गिवन ये है कि बेटा गिवन स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1100 मीटर पर सेकेंड एंड स्पीड ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज 300 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ऑक्सीजन इज 1100 मीटर पर सेकेंड एंड इन ऑक्सीजन दिस इज 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो करते हैं बेटा कैलकुलेट, क्या होगा समझते हैं, ध्यान देते बेटा। तो होगा ये कि अपन लोग फ्रीक्वेंसी देखते हैं। मैंने मान लिया हाइड्रोजन में जो फ्रीक्वेंसी होगी साउंड की वो F1 होगी और ऑक्सीजन में होगी बेटा F2। एक चीज ध्यान देना, यहां से वाइब्रेशन सेट किए गए, इसका मतलब ये ओपन एंड की तरह बिहेव करेगा और इधर तो क्लोज एंड है। ये तो ओपन एंड यानी यहां पर तो एंटी नोड होगा और यहां पर भी एंटी नोड होगा, लेकिन इधर तो क्लोज है, ऐसे क्लोज एंड है तो इधर तो नोड बनेगा, चाहे फंडामेंटल बने या कोई और बने। देखो बेटा एक चीज ध्यान देना, पहले समझ लेते फंडामेंटल बन रही है या नहीं बन रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी सेट हो रही है, कौन सी फ्रीक्वेंसी बन रही है। चलो देखते हैं। तो मैंने लेट कर लिया कि हाइड्रोजन में इसकी जो फ्रीक्वेंसी F1 है और इधर की तरफ फ्रीक्वेंसी कितनी F2 है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा यहाँ पर B अपॉन में, अगर मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करूं दोनों की, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की अगर बात करेंगे सो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो मैंने कह दिया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन हाइड्रोजन गैस इज F1 और वो क्या होगी यहाँ पर स्पीड इन हाइड्रोजन गैस अपॉन में लेंथ, और लेंथ इज व्हाट, यहाँ आधी आधी लेंथ दे रखी 0.5 मीटर क्योंकि 1 मीटर टोटल लेंथ है, तो ये हो गई 0.5, तो ये तो आ गई बेटा 1100 अपॉन 0.5 मीन्स 2200 मीटर पर सेकेंड। मेरे बच्चे कहेंगे सर ये बात तो क्लियर। ऐसे अगर मैं F2 की बात करूं यानी कि ऑक्सीजन में कितनी फ्रीक्वेंसी होगी, तो ऑक्सीजन में आ जाएगी बेटा BO2 अपॉन में 0.5, तो इसे अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो BO2 की तो वैल्यू है 300 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 0.5 लिखेंगे तो ये वैल्यू तो आ जाएगी 600 मीटर पर सेकेंड। ये भी बात क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं इन फ्रीक्वेंसीज का रेशियो निकालूंगा यानी F1 अपॉन F2, पहली बात तो देखो बेटा ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है वो दोनों फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही है, सेट किया गया है एक ही वाइब्रेशन से, दोनों मैच अगर नहीं कर रही है तो इसका मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो मैच नहीं करेंगी, यानी जो रेजोनेंस की कंडीशन आएगी वो फंडामेंटल पर नहीं आएगी। कहां पर आएगी, कौन सी मैच करेंगी, वो अपन लोग कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दो, अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो रेशियो तो आ जाएगा 2200 अपॉन में 600, 2 0 मार दिए, इससे इसे कैंसिल किया तो ये आ गया 11/3, मतलब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3F1 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ F2, 3F1 इक्वल टू 11 टाइम्स ऑफ F2। क्लोज एंड पाइप है, इसका मतलब इसकी जो थर्ड 3F1 मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ना, तो इसकी जो थर्ड हार्मोनिक होगी वो दूसरे वाले की 11th हार्मोनिक के साथ में मैच करेगी, तब ये रेजोनेंस की कंडीशन में आएगी। भाई इसकी जो थर्ड हार्मोनिक होगी वो दूसरे वाले की
11th हार्मोनिक के साथ में मैच करेगी, तब तो ये रेजोनेंस की कंडीशन में आएंगे। तो यानी मिनिमम यहां पर नोड बने जा करके, और वो बनेगा तब जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी। तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो या तो हो बेटा 3f1 या हो 11f2। और अगर 3f1 लेकर के चलेंगे तो 3 टाइम्स ऑफ f1, एंड f1 इज व्हाट, f1 इज, सॉरी ये हर्ट्ज, ये तो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। तो f1 इज व्हाट, f1 इज 2200 या 11 इंटू 600। इन दोनों का अगर सॉल्व करेंगे तो 6600 हर्ट्ज, या तो ये आंसर होगा या बेटा हो जाएगा दोनों में 6600, ये अपना आंसर होगा। यहां तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज सॉरी बेटा, एक कोई गलती हुई है अपने से, फ्रीक्वेंसी तो 4 इंटू एल होता था, सॉरी 4 टाइम्स क्लोज्ड पाइप है ना, 4 टाइम अगर करेंगे तो यहां बेटा कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4 इंटू दिस, ये भी 4 इंटू दिस, ये तो 11/3 रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बनेगा बेटा 550 एंड दिस इज 150। तो यहां अपन लोग कर देंगे 550, इसकी जगह हो जाएगा 3 इंटू 550, 1650 हर्ट्ज, और ये हो जाएगा 11 इंटू 150, दैट इज ऑल्सो 1650 हर्ट्ज। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट कुछ ऐसा दे रखा है कि एक पॉप गन है, ऐसे दे रखा है कि कोई एक पॉप गन है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरीके से, कोई पॉप गन दे रखी है ऐसे, पॉप गन नहीं, खिलौने बच्चे खेलते हैं इस तरीके से, ऐसे यहां पर ऐसे पिस्टन टाइप से लगा होगा, और इधर एक कॉर्क लगा होगा। ये कोई पॉपकॉर्न है, ठीक है, ये पॉपकॉर्न दे रखी है, इसमें बैरल है, सिलेंड्रिकल बैरल है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो दे रखा है बेटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सिलेंड्रिकल बैरल विद क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। उसके बाद इन्होंने ये बोला हुआ है कि ये एक एंड पर कॉर्क किसके लगा, यानी कि क्लोज्ड उसके तरह रोल कर रही है, और एक एंड पर पिस्टन ऐसे करके फिट है, और इसका वॉल्यूम जो है वो इनिशियली गिवन है कुछ, और वो वॉल्यूम बेटा दे रखा है कुछ इनिशियली 25 सेंटीमीटर ये लेंथ, ऐसा ये पूरा वॉल्यूम हो गया। इनिशियली इनके प्रेशर भी दे रखे हैं और टेम्परेचर भी दे रखे हैं। तो प्रेशर जो है वो दे रखा है बेटा कुछ इस तरीके से 1 kg वेट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्रेशर इनिशियल प्रेशर वो दे रखा है 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर, एंड इनिशियल वॉल्यूम तो पता ही है ये दे रखा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि इस पिस्टन को ऐसे आगे की तरफ मूव कराए, मूव कराएंगे तो आगे ये कॉर्क निकल जाएगी। तो ये जो कॉर्क निकलेगी तो ये पिस्टन इस कॉर्क पर कितना फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये कॉर्क निकल करके जाएगी। तो हमें कैलकुलेट बेटा करना है, यहां पर कैलकुलेट करना है, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द कॉर्क, फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड
eject the cork. कॉर्क को इजेक्ट करने में कितना फोर्स लगेगा, ये कॉर्क। गिवन क्या क्या है बेटा, ध्यान दो, ये तो सारी चीजें गिवन है। और क्या गिवन है? गिवन है बेटा फ्रीक्वेंसी जो दे रखी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ विच फाउंड टू बी 512, ठीक है, जिससे इजेक्ट की गई। तब उस समय साउंड से ये ऐसा करके यहां से साउंड जनरेट होगा पिस्टन से और ये कॉर्क निकल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड इज 512 हर्ट्ज, ये गिवन है, ठीक है। और इसके बाद में स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ द साउंड इज 340 मीटर पर सेकेंड। इतनी सारी बातें गिवन है। चलो अब ये चीजें गिवन है बेटा, तो अपन लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। तो अपन लोग सबसे पहले यहां पर निकालेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी गिवन है, उससे तो अपन लोग इसकी लेंथ निकालेंगे कि ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो कितनी लेंथ यहां पर बचेगी इसमें, जिसमें एयर कन्फाइंड होगी। मान लिया मैंने इसको पिस्टन को यहां तक खिसकाया, जिसकी वजह से इस पर प्रेशर पड़ा होगा और ये बाहर निकल गई होगी, तो इतनी लेंथ बची। इस लेंथ को पहले अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग प्रेशर डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये लेंथ निकालते हैं, उससे वॉल्यूम निकालेंगे। तो लेंथ बेटा कैसे निकालेंगे, अपन को पता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बी, भाई इधर तो एंटी नोड होगा और इस तरफ क्या बनेगा, जहां कॉर्क होगी वहां पर तो बनेगा नोड। तो फ्रीक्वेंसी होगी बेटा बी अपॉन में नोड के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, 4 टाइम्स ऑफ एल। तो यहां से एल की तो वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन में 4 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, और बी तो अपन को पता है 340 है, 4 इंटू फ्रीक्वेंसी दे रखी 512 हर्ट्ज। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बेटा समथिंग जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी अपनी 16.6 सेंटीमीटर लगभग, ये वैल्यू। अब क्या करेंगे बेटा, ये सारी चीजें एक एक टेम्परेचर पर हो रही हैं, तो अपन लोग आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे। टेम्परेचर अगर सेम होगा तो P1 B1 इक्वल टू P2 B2। P1 इज व्हाट 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर। B1 कितना दे रखा है बेटा, B1 है इनिशियल वॉल्यूम, एंड इनिशियल वॉल्यूम इज व्हाट, पहले तो दे रखी थी 25 सेंटीमीटर, लेंथ एंड एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे P2 अपन लोग कैलकुलेट करेंगे, B2 तो पता है ना, B2 आ गया लेंथ जो बाद में आई है, जो साउंड में, जितने में साउंड मतलब एयर कन्फाइंड हुई आकर के आफ्टर इजेक्शन, वो हो गए 16.6 इंटू एरिया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो गया। सो P2 की तो वैल्यू आ गई 25 सेंटीमीटर अपॉन में 16.6 सेंटीमीटर इंटू 1 kg वेट पर मीटर स्क्वायर, ये वाला, ठीक है। ये P2 की वैल्यू आ गई, यानी प्रेशर की वैल्यू। तो इतना प्रेशर अपन लोग को पता लग गया। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है कि अब देखो, जितना यहां पर पहले प्रेशर होगा उतना ही इधर होगा प्रेशर, जिसकी वजह से फोर्स लगेगा। तो अगर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स तो होना चाहिए बेटा प्रेशर आउटसाइड माइनस प्रेशर इनसाइड, यानी प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बस यही तो नेट फोर्स होगा जिसकी वजह से इजेक्शन होगा। सो प्रेशर, भाई प्रेशर की वजह से इजेक्शन होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा यहाँ प्रेशर कम होगा, उसकी वजह से कॉर्क तो इजेक्ट हो जाएगा। सो प्रेशर आउटसाइड कितना होगा, इससे अगर इसे डिवाइड करेंगे लगभग 1.5 बनेगा जाकर के 1.5 16 2 जा 32 एंड दिस 33.2 25, हाँ 1.5। सो 1.5 इनसाइड प्रेशर 1 kg वेट यानी 1, एरिया इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 3 इंटू 10 की पावर -2। इसे सॉल्व करेंगे देन 0.5 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसे अपन लोग लिखेंगे 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ये तो आ गया अपने पास में नेट फोर्स। तो मेरे ख्याल से बेटा ऑर्गन पाइप से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होंगी यहां तक क्लियर होगी। चलो अब आगे अपन लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप और रह गया है, उसे पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेंगे, फिर लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कुंट ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट इज कुंट ट्यूब, देखो क्या होता है। नेक्स्ट इज कुंट ट्यूब, ध्यान देना बेटा।
ये कुंड ट्यूब क्या है? कुंड ट्यूब एक तरीके से, नेक्स्ट टॉपिक इज कुंड ट्यूब। तो ये भी एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल सेटअप ही है, जिसमें हम अपन लोग साउंड की स्पीड निकालते हैं गैस के अंदर या एयर के अंदर, जो भी कन्फाइंड होगा मटेरियल उसके अंदर, ठीक है। तो इट इज used to find speed of the sound in गैस में साउंड की स्पीड को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते हैं। चलो समझते हैं क्या होता है, ध्यान दो बेटा। तो है क्या कुंड ट्यूब में, ध्यान दो। इसमें इस तरीके से एक ट्यूब है, ऐसे ये कोई एक ट्यूब है, और इस ट्यूब में यहां पर एक डिस्क है। डिस्क मीन्स जिसकी इनर्शिया बहुत कम है। इस डिस्क से एक रॉड अटैच्ड है, ऐसे ये डिस्क थी और इस डिस्क से एक रॉड अटैच्ड है। इस रॉड को यहां पर क्लैंप किया गया, ऐसे यहां पर रॉड को क्लैंप किया। उसके बाद में इधर एक पिस्टन है बेटा, ये डिस्क है, ये पिस्टन है, इससे भी एक रॉड अटैच्ड है। इसके बीच में एयर कन्फाइंड है, एयर के साथ में पाउडर भी कुछ मिक्स है। ऐसा पाउडर जो बहुत हल्का होगा, और इस पाउडर का नाम होगा लाइकोपोडियम पाउडर। लाइकोपोडियम ये बहुत हल्का पार्टिकल होता है, एयर के पार्टिकल्स भी इसे रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा पाउडर होता है, ठीक है। हाँ, अपन लोग दूसरा नॉर्मल पाउडर भी यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है, टाकम भी यूज कर सकते हैं, लेकिन लाइकोपोडियम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इसमें एयर के पार्टिकल्स भी इसे डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब क्या होगा, मैंने इधर रेशम के कपड़े से थोड़ा सा इसे फ्रिक्शन दिया, या मैं ये कह दूं यहाँ पर ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेशन दे दिया इस रॉड में, ऐसे इस तरीके से, ऐसे ये वाइब्रेशंस दिए। तो जैसे वाइब्रेशंस देंगे तो ओपन एंड पर, ये जो इसका फ्री एंड है, यहाँ पर तो एंटी नोड होगा और इधर की तरफ क्या होगा बेटा, नोड होगा। अब ये डिस्क है तो इसकी इनर्शिया तो कम है, इसकी इनर्शिया कम है तो यहां पर तो बनेंगे एंटी नोड, यहां पर तो बनेंगे एंटी नोड, फिर ऐसे नोड, फिर एंटी नोड, और फिर यहां पर तो बन जाएंगे नोड, क्योंकि इधर पर तो पिस्टन है जो हैवी है, ऐसे। अब एक चीज ध्यान देनी, जहां पर इसके एयर के वाइब्रेशंस के नोड बनेंगे, जहां पर एयर वाइब्रेशंस के नोड बनेंगे, वहां पर तो पार्टिकल की कोई स्पीड होगी नहीं, और एयर पार्टिकल की कोई स्पीड नहीं होगी, तो इसके पास वाले जो पाउडर के पार्टिकल होंगे उनमें भी कोई स्पीड नहीं होगी, और ये धीरे 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 इधर गिरना चालू हो जाएंगे। और इस तरफ अगर गिरेंगे तो इस तरफ गिरते गिरते क्या करेंगे बेटा, यहां पर ये एक हीप टाइप की बना लेंगे, ऐसे ऐसे इधर भी एक हीप टाइप की बनेगी। इसके आसपास वाले पार्टिकल भी गिरेंगे, ये तो गिरेंगे, इसके आसपास वाले पार्टिकल एक ऐसी हीप बना लेंगे। अब अपन लोग एक स्केल लेकर के आएंगे इधर, ऐसे ये कोई स्केल लाएंगे, इस स्केल से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। तो अब जहां पर हीप बनी है वो तो अपन लोग को पता है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच की पोजीशन है, तो उससे हम लोगों ने इस हीप के, इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव हीप के बीच की लेंथ मेजर कर ली, यानी उनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली, दैट इज द एल नोट।
ऐसे इस तरफ अगर देखेंगे तो यहां पर एंटी नोड है और यहां पर भी एंटी नोड है, और दोनों एंटी नोड कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड के बीच की भी डिस्टेंस अपन लोगों ने मेजर कर ली। वो रॉड में है तो मैंने कह दिया वो तो एल आर है और ये एल नॉट होगा। यहां तक बात क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो फ्रीक्वेंसी अगर अपन लोगों ने दी थी वो फ्रीक्वेंसी तो ट्यूनिंग फॉर्क की हेल्प से दी थी, तो फ्रीक्वेंसी चाहे अगर अपन लोग रॉड में देखें या इस गैस के अंदर देखें, दोनों में तो सेम होनी चाहिए। तो मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रॉड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ गैस। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होती क्या? फ्रीक्वेंसी तो पता है कि स्पीड ऑफ साउंड अपॉन में वेवलेंथ, तो मैं कहूंगा स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड अपॉन में स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड अपॉन में वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड अपॉन में वेवलेंथ इन रॉड इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन गैस अपॉन में वेवलेंथ इन गैस। तो मुझे तो स्पीड ऑफ साउंड इन गैस फाइंड आउट करनी, देन स्पीड ऑफ साउंड इन गैस इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में वेवलेंथ इन गैस अपॉन में वेवलेंथ इन रॉड इनटू स्पीड ऑफ साउंड इन रॉड। अब बात आ रही बेटा यहां पर वेवलेंथ की, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना जरा। मैं अगर इधर बात करूं तो एंटी नोड से एंटी नोड तक के बीच की डिस्टेंस तो मेजर की गई, वो तो एल आर है, और एंटी नोड से एंटी नोड तक के बीच की डिस्टेंस तो बेटा लैम्डा बाई 2 होती थी। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं लैम्डा आर बाई 2 इक्वल टू एल आर। सो लैम्डा आर की तो वैल्यू आ गई 2 टाइम्स ऑफ एल आर। ऐसे ही मैं कहूं दो नोड से नोड तक के बीच की डिस्टेंस तो लैम्डा बाई 2 होती थी, और ये हीप की लेंथ है यानी एल नॉट के बराबर है, तो मैं कहूं लैम्डा गैस बाई 2 इक्वल टू हीप के बीच की डिस्टेंस एल नॉट। सो लैम्डा गैस इज ऑल्सो 2 एल नॉट। ये दोनों वैल्यू यहां पर उठाकर रख देंगे। सो स्पीड ऑफ गैस इज व्हाट? लैम्डा ऑफ गैस अपॉन लैम्डा ऑफ गैस यानी लैम्डा ऑफ गैस इज 2 एल आर, वो 2 एल नॉट अपॉन लैम्डा ऑफ रॉड दैट इज 2 एल आर इंटू वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रॉड। ये और ये टर्म कैंसिल, ये तो स्केल से मेजर कर चुके होंगे, कोई एक स्पीड पता होगी, दूसरी स्पीड अपन लोग फाइंड आउट कर ले जाएंगे। अगर नहीं भी पता है तो भी कोई बेटा दिक्कत नहीं है। अगर गैस की रॉड में स्पीड नहीं पता है तो मुझे अच्छे से पता है यंग्स मॉडुलस गिवन हो गया या कुछ भी, तो स्पीड क्या होती थी साउंड में? इलास्टिसिटी यानी यंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सारी चीजें कैलकुलेट कर ले जाएंगे। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं प्यार से, ध्यान रखिए। एक अच्छा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इस तरीके से कोई सेटअप है टूल ट्यूब का, मैं इसी सेटअप में आगे बता रहा हूं। इसी में ऐसे कोई सेटअप है टूल ट्यूब का ही, ऐसा नाइट्रोपोडियम पाउडर है इसके बीच में, ऐसा कोई सेटअप है। डेटा केवल चेंज करूंगा। ऐसा कोई बेटा सेटअप है, और इस सेटअप में ये बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ द रॉड गिवन है, डेंसिटी ऑफ द रॉड इज, रॉड की डेंसिटी है 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रॉड की डेंसिटी गिवन है, गिवन डेंसिटी ऑफ द रॉड इज 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में दो ये जो यहां पर ये जो रॉड की लेंथ है, लेंथ ऑफ द रॉड एल आर, इसकी वैल्यू है 1 मीटर, एंड जो हीप के बीच की डिस्टेंस यानी एल नॉट है वो दे रखी है बेटा 8 मीटर। लेंथ ऑफ द रॉड इज 1 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन हीप इज 8 मीटर, ये दे रखी है, ठीक है। स्पीड ऑफ द साउंड, स्पीड ऑफ द साउंड
in gas is 400 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड दे रखी है बेटा गैस में 400 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड एंग्स मॉडुलस, तो हमें एंग्स मॉडुलस इसमें फाइंड आउट करना है। सिंपल सी चीज, हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एंग्स मॉडुलस। फाइंड एंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड, फाइंड एंग्स मॉडुलस ऑफ द रॉड, वाई की वैल्यू कैलकुलेट। कोई दिक्कत नहीं है, पता होनी चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी तो दोनों में सेम होगी, यानी फ्रीक्वेंसी इन रॉड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन गैस, एंड फ्रीक्वेंसी इन रॉड इज व्हाट, रॉड में तो फ्रीक्वेंसी होगी स्पीड इन रॉड अपॉन में वेवलेंथ इन रॉड इक्वल टू स्पीड इन गैस अपॉन में वेवलेंथ इन गैस ऑफ द साउंड वेव। सो स्पीड इन रॉड इक्वल टू क्या होना चाहिए, मेरे बच्चे कहेंगे सर स्पीड इन रॉड इक्वल टू तो आ जाएगा वेवलेंथ इन रॉड अपॉन में वेवलेंथ इन गैस इनटू स्पीड इन गैस। ये सारी बातें तो अपन लोग पहले भी सीख चुके हैं। अब बात आ रही वेवलेंथ इन रॉड क्या होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ एंटी नोड और यहाँ पर भी एंटी नोड, तो वेवलेंथ इन रॉड तो 2 टाइम्स ऑफ LR होगी और ये तो 2 टाइम्स ऑफ L नॉट होगी। पहले अपन लोग लिख चुके हैं इस चीज को। सो स्पीड इन रॉड इक्वल टू आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ LR अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ LR अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ L नॉट इनटू स्पीड इन गैस। ये और ये टर्म कैंसिल, LR पता, L नॉट पता, स्पीड तो पता लग ही जाएगी। सो स्पीड इन रॉड इक्वल टू आ गया अपने पास में LR की वैल्यू दे रखी है बेटा 1 मीटर, L नॉट की वैल्यू तो दे रखी 8 मीटर और स्पीड इन गैस है 400 मीटर पर सेकेंड। इससे इसे कैंसिल किया, दैट इज द 50 मीटर पर सेकेंड। चलो यहां तक बात किया। अब क्या होगा, अब तो दिक्कत दूर। अब यहां पर यह पूछा गया कि एंग्स मॉडुलस इसका बताओ, तो मुझे पता है कि स्पीड इन रॉड यानी किसी भी सॉलिड में जो स्पीड होती थी साउंड की वो तो एंग्स मॉडुलस अपॉन में डेंसिटी थी। तो यहां से आ जाएगा अपने पास में एंग्स मॉडुलस इक्वल टू डेंसिटी का स्क्वायर इनटू स्पीड इन रॉड। सो डेंसिटी इज व्हाट 7.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे तो पहले मीटर में अपन लोग कन्वर्ट करेंगे, यानी 7.5 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -3 एंड पर सेंटीमीटर क्यूब दैट इज 10 की पावर -6। स्पीड हो गई 50। चलो स्क्वायर 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50, इसे सॉल्व करेंगे तो बचेगा 10 की पावर -3 इज व्हाट, 1 0 2 0 कैंसिल, यहाँ बचा 10 की पावर -1। सो 7 5 5 जा 25। सो एंग्स मॉडुलस इज 25 इंटू 7.5 इंटू 10 टू द पावर -1। सो 2.5 इंटू 3 6.25 इंटू 3 that is 18.75 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये फाइनल आंसर हो गया। यहां तक बात क्लियर है। तो मेरे ख्याल से बच्चों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में बीट फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ेंगे, बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक अपन लोगों ने साउंड वेव के बारे में लगभग सारी चीजें समझ ली। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए